हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट ईयर होने वाले एसएससी जीडी 2027 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपका जीके का पीवाईक्यू बैच है, यानी कि जीके के जितने भी क्वेश्चंस 2026 के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे उनका यहाँ पर हम डिटेल में रिविज़न कर रहे हैं। ये आपका 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सारे हिंदी में रहने वाले हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे पढ़ाने का तरीका समझते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार मैं थोड़ा समझा दूं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में रहने वाले हैं और उनके ऑप्शंस भी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप उसके एक्सप्लेनेशन सुनना। हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जितने भी आपके चारों ऑप्शन होंगे। तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्नता सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में उदारता कारक का एक उदाहरण है। यानी कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से ये एक फैक्टर होता है उदारता, इंग्लिश में से कहते हैं जेनरसिटी। तो हमारे ऑप्शंस में से कौन सा ये उदारता को शो करता है, जेनरसिटी। अगर ऑप्शंस को सीधे सीधे हम देखें तो ये तो हमें पढ़ के पता चल जाएगा कि उदार का मतलब किसी पे दया करना, किसी की मदद करना। लास्ट ऑप्शन में हमें सीधे ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, दान देना है, दूसरों की मदद करना। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में समझते हैं, इसके अलग अलग फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी दूसरे फैक्टर से भी इसके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है ना, ये अलग अलग देशों के लोगों की ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बींग को कंपेयर करके बताया जाता है। इसका मतलब है कि किसी देश के लोग अपनी ज़िंदगी से कितने ज़्यादा खुश और कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, इसी चीज़ को अलग अलग फैक्टर्स देखकर समझाने की कोशिश करी जाती है। अगर देखिए कि रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, यहाँ पे थोड़ा देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क HDSN। ये रिपोर्ट इस HDSN की एक एनुअल पब्लिकेशन होती है। किसी देश की हैप्पीनेस ना सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि वहाँ के लोगों के पास कितना ज़्यादा पैसा है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम देखें वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लोगों को वहाँ सोशल सपोर्ट किस तरह का मिलता है आपस में, हेल्थ और वहाँ के लोगों मतलब हेल्थी लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, लोग अपनी लाइफ के फैसले लेने के लिए खुद फ्रीडम उनको है या नहीं है, करप्शन को लेकर वहाँ के लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हैं वो लोग करप्शन के बारे में, और दूसरों की मदद करने की टेंडेंसी जो हमसे क्वेश्चन पूछा था जेनरसिटी, ये लोगों में है या नहीं है। तो अगर हम जेनरसिटी यानी कि उदारता को देखें, इसको नापा कैसे जाता है, मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये जो गैलप वर्ल्ड पोल होता है ना, इसके एक सवाल के जरिए इस फैक्टर को नापा जाता है। ये सवाल ये है कि क्या आपने पिछले महीने किसी चैरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे डोनेट किए हैं। मतलब लोगों से लिटरली पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले महीने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया है। अगर बहुत सारे लोग चैरिटी में डोनेशन करते हैं तो ये सोसाइटी में उदारता की भावना को दिखाता है, जेनरसिटी की भावना को। इसका अगर हम खुशी हैप्पीनेस से कनेक्शन समझें, अगर किसी सोसाइटी में लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं, तो इससे होता क्या है कि लोगों के बीच आपस में ट्रस्ट बढ़ता है, सोशल बॉन्डिंग मजबूत होती है, कम्युनिटी फीलिंग आती है, लोगों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए जो जेनरसिटी होता है ना, ये हैप्पीनेस और सोशल वेलबींग से जुड़े फैक्टर के रूप में हम जेनरसिटी को देख सकते हैं, उदारता को देखा जा सकता है इस फैक्टर के रूप में। जब हम किसी की मदद करते हैं तो सामने वाले को फायदा तो होता है लेकिन हमें भी अंदर से अच्छा फील आता है। इसलिए जो उदारता होता है ना, ये हैप्पीनेस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर हम ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के कुछ और फैक्टर्स देखें, ये तो हमने उदारता को समझ लिया। यहाँ पे देखिए, एक फैक्टर इसका होता है GDP पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति GDP। ये बताता है ना कि किसी देश में एवरेज पर्सन के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं। मतलब कि किसी देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है और लोगों की वहाँ जो एवरेज इनकम है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कुछ बनाने की कैपेसिटी या उनकी जो इनकम है वो कैसी है, इसे परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। मतलब क्रय शक्ति समता PPP, ताकि अलग अलग देशों की परचेसिंग पावर को फेयरली आपस में कंपेयर किया जा सके। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो सोशल सपोर्ट यानी कि सामाजिक समर्थन। इसका मतलब है ना कि जब किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो क्या उसके पास फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भरोसेमंद व्यक्ति है या नहीं है जो उसकी मदद कर सके। अगर कोई बच्चा परेशान है और उसे पता है कि उसके पेरेंट्स या उसके अच्छे फ्रेंड्स उसके साथ खड़े हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेगा उस समय पे। और यही आइडिया सोशल सपोर्ट के अंदर आता है हमारा।
अगर हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को समझें, यानी कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति एवरेज तौर पर ना कितने सालों हेल्थी लाइफ जीने की उम्मीद रख सकता है। सिर्फ लंबी जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति कितने साल अच्छे हेल्थ के साथ जी रहे हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डाटा का इस्तेमाल करके इस मतलब फैक्टर को नापा जाता है। फ्रीडम टू मेक अ लाइफ चॉइस, ये चौथा फैक्टर, जीवन के विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता। मतलब कि पढ़ के आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि क्या कोई पर्सन अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को खुद लेने के लिए सफिशिएंटली फ्री महसूस करता है या नहीं करता है। जैसे कि अपने करियर को चुनना चाहता है तो उसकी फ्रीडम है या नहीं है, वो कहाँ रहना चाहता है, कौन सा काम करना चाहता है, अपनी पर्सनल लाइफ के फैसले कैसे लेना चाहता है। अगर लोगों को लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद से ले सकते हैं तो ये उनकी वेलबींग और हैप्पीनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर बन जाता है। पांचवा अगर फैक्टर देखें, परसेप्शंस ऑफ करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार की धारणा। मतलब कि लोग अपने देश की गवर्नमेंट और बिजनेस सिस्टम में करप्शन को कितना मानते हैं। अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन में करप्शन बहुत ज़्यादा है तो लोगों का अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कम हो जाता है और इससे ये इंडेक्स नीचे गिरता है, जो प्रसन्नता सूचकांक हमारा होता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसके इंडिकेटर्स थे, यानी कि फैक्टर्स थे प्रसन्नता सूचकांक के। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी थे। अगर आपने क्वेश्चन पे एक बार लौट के आए, यहाँ पे हमसे पूछा था जो उदारता वाला फैक्टर होता है इसका कौन सा इस उदाहरण है, तो हमारा साफ साफ लास्ट ऑप्शन अगर हम पढ़ें, दान देना या दूसरों की मदद करना, ये उदारता के अंदर आता है। अगर हम राष्ट्रीय कर दरें देखें, नेशनल टैक्स रेवेन्यू, तो ये सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला ना एक कंपलसरी टैक्स होता है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर हम विदेशी सहायता देखें, फॉरेन एड, ये एक देश या फिर एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश को दी जाने वाली जो सहायता है उससे रिलेटेड है। हैप्पीनेस इंडेक्स से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें सरकार की सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये सरकार द्वारा ना किसी सेक्टर या किसी कमजोर इनकम ग्रुप को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प होती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका भी कोई रोल नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स उदारता का सीधा सीधा एग्जाम्पल ये हमारा निकल के आता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, अच्छा ये सारी बातें डिटेल में लिखी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और मैं आपको ये समझाता भी चला गया साइड बाय साइड, तो आपने यहाँ पे नोट करने की तो खैर कुछ ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट छोड़ देना, मेरा टाइम मिलता है आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अगर हम देखें, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें आवेशित सौर कणों से बचाता है। ठीक है, क्या होता है जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से कमजोर हो जाए? अच्छा बताइए, आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अगर वो टेम्पररी कमजोर हो जाए, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी तौर पे कुछ समय के लिए कमजोर हो जाए तो उससे क्या होगा? क्योंकि ये हमें ये आवेशित सौर कणों से बचाता है। बताइए। हमें पता है जो हमारी अर्थ होती है ना, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम कह रहे हैं। अर्थ के चारों तरफ ना ये एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड है, इस तरह से समझो इसे, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड है अर्थ के चारों ओर। तो ये शील्ड ना सूरज से आने वाली बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये सोलर रेडिएशन होती है, अवशोषित सौर कण, इनको सीधे अर्थ तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये पृथ्वी में क्यों बनता है अगर हम देखें तो अर्थ के अंदर ना जो पिघली हुई धातुएं होते हैं उनकी मूवमेंट होती रहती है और अर्थ खुद भी रोटेट करता रहता है, घूर्णन होता रहता है उसका। इस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है अर्थ के अराउंड पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये फील्ड कमजोर हो जाए तो ये फील्ड कमजोर कैसे कैसे होता है? अगर भूचुंबकीय भ्रमण हो, यानी कि जियो मैग्नेटिक एक्सकर्शन या ध्रुवीय उत्क्रमण, पोलर रिवर्सल, ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। देख सके तो लगभग 90% तक ये कमज़ोर हो जाती है। अब ऐसे में होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कमज़ोर हो गई तो जो उसने शील्ड बनाई थी वो भी कमज़ोर हो जाएगी और सूरज से आने वाले जो वो चार्ज पार्टिकल थे वो सीधे सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा घुसने लगेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि इससे होगा क्या यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा समझे। अगर आप लोगों को अरोरा के बारे में पता हो, अरोरा ना आसमान में दिखाई देने वाली बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी रोशनी होती है, मूवीज़ में आपने कई बार देखी होगी, जो आमतौर पर पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल, यानी कि जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे दिखाई देती हैं। जो उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, वहाँ पे इसे ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है साउथ पोल, वहाँ पे इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं।
सूरज से जब चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं ना, तो ये अर्थ के जो ऊपरी वायुमंडल होता है उससे टकराते हैं, तो इससे आसमान में हरी, लाल, नीली इस तरह के रंगों की चमक दिखाई देती है। इसी को ऑरोरा कहते हैं हम लोग। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से कमजोर होने से होता क्या है कि ये ऑरोरा है, ये ज़्यादा जगह दिखाई देने लग जाएगी। नॉर्मली तो ये हमें पोलर रीजन्स पे दिखती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ध्रुवीय क्षेत्रों पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कमज़ोर होते ही जो ये सोलर पार्टिकल्स हैं, जो ये सौर कण है ना, ये ज़्यादा आसानी से एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए। इससे ऑरोरा ना ज़्यादा दूर तक और जो कम अक्षांश वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पे भी दिखाई देने लगेगी, सिर्फ पोल्स पे ही नहीं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ और होती है, सोलर विंड। इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा समझो। सोलर विंड बोले तो सौर कण। सोलर विंड जो होती है ये सूरज से ना लगातार निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को कहते हैं। जैसे हवा लगातार एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है, वैसे ही सूरज से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो लगातार उनकी एक स्ट्रीम निकलती रहती है, और इसी को हम सोलर विंड कहते हैं। जब ये सोलर विंड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो होता क्या है, जो रेडिएशन का खतरा होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण का खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई कमज़ोर, तो सूरज से आने वाले पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे एंटर करेंगे, और अर्थ अभी तक जो रेडिएशन विकिरण को रोक रहा था, इसे रोकने की क्षमता इसकी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, सैटेलाइट्स को यहाँ पे नुकसान होता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जो बहुत ही ऊपर पे उड़ने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, ये भी सीधे सीधे रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं। और जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ये वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियाँ, GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये ख़राब होने लग जाते हैं। GPS ढंग से काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएंगी, वेदर फोरकास्टिंग में ढंग से नहीं हो पाएगा, नेविगेशन जो होते हैं, टेलीविज़न जो है, इंटरनेट कम्युनिकेशन, सब चीज़ों पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसकी वजह से। तो अगर हम एक बार क्वेश्चन पे वापस आएँ, यहाँ पे बोला था कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र अगर वो अस्थायी रूप से कमज़ोर हो जाए, टेम्परेरी कमज़ोर हो जाए, तो इससे होगा क्या, जो अरोरा होती हैं ये ज़्यादा दिखने लगेंगी, और रेडिएशन यानी कि विकिरण का खतरा बढ़ जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है यही इसका सही आंसर है यहाँ पे। अगर हम हमारा दूसरा ऑप्शन देखें, वायुमंडल का पूर्ण क्षय, बेसिकली एटमॉस्फेयर का लॉस हो जाना। अगर हम अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को एक ख़त्म करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो टेम्पररी लॉस हो रहा था मैग्नेट का, चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से अगर कमज़ोर हो रहा था, इससे तो ये नहीं होने वाला है। एटमॉस्फेयर का जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है ना, ये बहुत ही अलग प्रोसेस है। इसमें बहुत लंबे समय तक अलग अलग प्रोसेस काम करती हैं। सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के अस्थायी रूप से कमज़ोर होने से ये नहीं होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि, ये देखें, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम कुछ पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। तो ये हमारा द्रव्यमान, जो भी हमारी वस्तु है उनके द्रव्यमान, और इस कांस्टेंट पे निर्भर करता है। ये इस चीज़ पे कहीं निर्भर नहीं करता है कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण में ना तो वृद्धि होगी ना ये घटेगा, इसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इससे हमारा सिर्फ जो अरोरा लाइट्स है वो ज़्यादा दिखने लगेगी और रेडिएशन बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये छोटी मोटी और चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप देखें कि भूचुंबकीय उत्क्रमण यानी कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल्स, ये क्या होता है, इसका मतलब है ना कि अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल है, जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है या फिर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, इनके आपस में जो है पोजीशन चेंज हो जाए। यानी कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये लंबे समय के साथ साउथ की तरफ चला जाए, और जो साउथ पोल है मैग्नेटिक वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये ना एकदम से नहीं होता कि एक दो दिन में हो जाए। आज से लगभग 7,80,000 साल पहले ये हुआ था, और इसी को ब्रूनेस मातुयामा रिवर्सल कहते हैं। ब्रूनेस मातुयामा उत्क्रमण। लास्ट टाइम घटना, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। जो लास्ट टाइम इवेंट है ये क्या है, आज से लगभग 41,000 साल पहले ना ये हुआ था, रिलेटिवली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए, जब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कमज़ोर हो गया था। और इसी की स्टडी करके साइंटिस्ट को पता चला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता है तो उससे रेडिएशन बढ़ जाता है, और एटमॉस्फेयर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ओजोन लेयर जो होती है वो भी अनस्टेबल हो जाती है। एक चीज़ और है, साउथ अटलांटिक एनोमली, दक्षिण अटलांटिक विसंगति। इसको भी समझो। अर्थ के एक ऐसे रीजन को साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है ना, जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बाकी कई क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ये रीजन मेनली है कहाँ पे, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है ये इसके ऊपर है।
यहाँ से गुजरने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको एकदम एनर्जी से भरे हुए, चार्ज से भरे हुए पार्टिकल्स का सीधे सीधे एक्सपोजर मिलता है। इससे होता है क्या कि सैटेलाइट के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, इनको भी मतलब नुकसान होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बना रहता है हमेशा, जब भी इसके ऊपर से वो गुजरते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी ज्योग्राफिकल चीज़ें थी जो आप लोगों को समझनी थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने थे? शटलर बोले तो बैडमिंटन खेलते हैं। बताइए, ये जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसके फाइनल में पहुंचे थे, ये कौन से साल के फाइनल में पहुंचे थे? वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फर्स्ट तो अभी तक नहीं आया, लेकिन सेकंड आए थे, और ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन में आ चुका है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, ये 2021 का इवेंट था, जो 2021 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप था। इसमें इनके जो शानदार प्रदर्शन रहा था, ये यहाँ पे बेसिकली पूछ रखा है। ये BWF हमारा होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन्स को मैनेज करती हैं। जो ये साल 2021 था, इसमें ये चैंपियनशिप अगर हम देखें तो ये हमारी हुई थी हुएला, स्पेन में, जहाँ पे किदाम्बी श्रीकांत ने मैन सिंगल जो होता है, यानी पुरुषों की जो इंडिविजुअल बैडमिंटन इवेंट होता है, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे यहाँ पे। इससे पहले कोई भी इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेन सिंगल फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। सेमीफाइनल तक तो पहुंचे थे, लेकिन कभी भी कोई फाइनल में नहीं पहुंचा था इससे पहले। तो इनका जो 2021 का ये प्रदर्शन था किदाम्बी श्रीकांत का, ये एकदम हिस्टोरिकल अचीवमेंट माना जाता है। मतलब इन्होंने यहाँ पे इतिहास रच दिया बेसिकली। अभी तक इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। इनका जो सेमीफाइनल का मैच था ना, ये लक्ष्य सेन के साथ हुआ था। लक्ष्य सेन क्या है? ये भी इंडियन खिलाड़ी हैं, यानी कि जो सेमीफाइनल था यहाँ पे दोनों ही भारतीय खिलाड़ी थे। यहाँ पे एक राउंड लक्ष्य सेन जी जीते और 2 राउंड यहाँ पे किदाम्बी श्रीकांत जीते। टोटल 3 राउंड में 2 राउंड तो किदाम्बी श्रीकांत जीते, तो इस वजह से सेमीफाइनल में ये जीत गए। हालांकि लक्ष्य सेन ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा खेला था, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंचे थे। फिर जब किदाम्बी श्रीकांत फाइनल में पहुंचे, तो यहाँ इनका मुकाबला हुआ था सिंगापुर के लोह किन यू। यहाँ पे 2 राउंड हुए थे, जहाँ पे दोनों ही राउंड में कुछ कुछ पॉइंट से किदाम्बी श्रीकांत हार गए थे। इसलिए यहाँ पे किदाम्बी श्रीकांत को सिल्वर मेडल मिला था, यानी कि रजत पदक, और लोह किन्यू थे, इनको गोल्ड मिला था सिंगापुर के। लेकिन हारने के बावजूद ना किदाम्बी श्रीकांत की अचीवमेंट बहुत बड़ी है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेंस सिंगल फाइनल इसमें पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन चुके थे यहाँ पे। अगर हम इससे पहले का इतिहास हमारा देखें बैडमिंटन का, तो श्रीकांत के पहले भी ना जो भारतीय पुरुष बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक तो पहुंचते थे, लेकिन मैन सिंगल फाइनल तक कोई नहीं पहुंच पाए थे। कुछ फेमस एग्जांपल अगर मैं देखें तो प्रकाश पादुकोण जी, ये 1983 में ना ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, इन्होंने 3rd पोजीशन पर आए थे, कांस्य पदक। अगर हम बी साई प्रणीत देखें, 2019 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक। लेकिन जो 2021 में किदाम्बी श्रीकांत ने फाइनल में पहुंचकर सिल्वर मेडल जीता, ये इंडिया के मेंस बैडमिंटन के लिए ना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इन्होंने अचीव कर दिया था। अगर किदाम्बी श्रीकांत के करियर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखें, तो इन्होंने ना 2018 में इन्हें BWF रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है, जिसमें ये टॉप पे थे, नंबर 1 पे। उस समय ये दुनिया के सबसे अच्छे रैंक्ड मैन सिंगल बैडमिंटन प्लेयर्स में सबसे ऊपर गिने गए थे। 2017 में, जो ये 2017 का कैलेंडर ईयर था ना, इसमें तो पूरे साल भर ये छाए हुए थे। यहाँ पे इन्होंने 4 सुपर सीरीज टाइटल जीते थे। ये टाइटल एक तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस में हुए थे। इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इन्होंने ये टाइटल जीते थे। एक ही साल में ये 4 सुपर सीरीज टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि उस समय ना ये दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने ऐसा कर पाए थे। इनके शानदार बैडमिंटन करियर के ना इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इससे यहीं पे हमें पता चल रहा है कि बैडमिंटन में इनका कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें इनके बारे में यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। तो ये हमारा जब ये फाइनल में पहुंचे थे और सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक, ये हमारा साल था 2021 का। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। 1991 से पहले किस नीति ने कुछ उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित कर दिया था? बताइए, 1991 से पहले क्या है ये? तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझें।
वैसे तो इसका सही आंसर है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। अगर हम इस चीज़ को समझें, ये पॉलिसी थी क्या? इसका मतलब था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन ना अपना नया बिजनेस इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है यहाँ पे, तो उसे सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसे लाइसेंस लेना कहते हैं। मतलब बिजनेसमैन अपनी मर्जी से कोई भी बड़ी फैक्ट्री खोलकर प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकता था। उसे पहले सरकार को बताना पड़ता था कि कौन सी इंडस्ट्री शुरू करने वाला है, उसका प्रोडक्शन कितना होगा, कहाँ पे फैक्ट्री लगाने वाला है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाला है, और सरकार की परमिशन मिलने के बाद ही वो काम शुरू कर सकता था। इसको अगर एग्जाम्पल से समझो तो मान लो अगर कोई बिजनेसमैन दिल्ली में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है। आज के टाइम में तो उसे कई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है ना, लेकिन उस टाइम पे 1950 से 1980 के दशक में उस दौर में कई इंडस्ट्रीज के लिए सरकार से इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना जरूरी था। अगर लाइसेंस नहीं मिला तो बिजनेसमैन उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन शुरू कर ही नहीं सकता था। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत ना ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की व्यवस्था को स्थापित करा गया था। यहाँ पे देखिए, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951, इसके तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की व्यवस्था को स्थापित करा गया था। इसका यहाँ पे मोटिव था कि सरकार इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखें। सरकार को इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की इस समय जरूरत क्यों पड़ रही थी? उस टाइम पे ना अभी इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था और देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ये भी काफ़ी मजबूत नहीं था उस टाइम पे। सरकार चाहती थी कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट एकदम प्लान तरीके से हो, इसलिए सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम बना के लेकर आया। खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन्हें देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा था उस टाइम पे, उनमें सरकार को ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहती थी सरकार। ये जो लाइसेंस लेने की बात हो रही है, इसका अगर हम मतलब समझें तो इस पॉलिसी के तहत ना कुछ जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनको कुछ सिचुएशन में सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे अगर आप समझो कि अगर उन्हें नई फैक्ट्री शुरू करनी है कोई, तो कोई भी बिजनेसमैन नई इंडस्ट्री यूनिट लगाना चाहता है वहाँ पे, तो उसे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हो, मतलब कि उसकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है या जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है अपने सामान का, तब भी गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती थी यहाँ पे। या फिर कोई नया उत्पाद श्रेणी यानी कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी किसी नई कैटेगरी के प्रोडक्ट में जाना चाहती है तो लाइसेंसिंग रूल लागू होते थे उस पर। सीधे सीधे समझें तो इंडस्ट्री में क्या बनाना है, कितना बनाना है और एक्सपेंशन उसका कैसे कैसे करना है, इन चीज़ों पर सरकार का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। इस पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये भी था, जो ये पीएसयू होते हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनको इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरिया में प्रमुख भूमिका दी जाए। ये पीएसयू बेसिकली ऐसी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें सरकार की ओनरशिप या मेजर कंट्रोल होता है। जैसे सरकार चाहती थी कि जो हैवी मशीनरी वाले काम होते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस वाले काम होते हैं, इन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का कंट्रोल ज़्यादा ना हो, इसलिए कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को ना गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी लाइसेंसिंग के थ्रू। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का एक उद्देश्य ये भी था कि इंडस्ट्री सिर्फ कुछ बड़े शहरों या फिर मतलब डेवलप्ड एरिया में न लगे। सरकार चाहती थी कि जो पिछड़े क्षेत्र है ना उनमें भी इंडस्ट्रीज आएँ। इससे होगा क्या कि छोटे छोटे एरियाज में भी नए नए रोजगार पैदा होंगे, लोगों को अपने ही एरिया में काम मिल जाएगा। क्षेत्रीय विकास यानी कि रीजनल डेवलपमेंट होगा उस रीजन का। आर्थिक जो डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता जिसे कहते हैं, ये भी कम हो। बेसिकली सरकार चाहती थी कि पूरा का पूरा विकास सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इन जैसे शहरों में तक सीमित ना रह जाए, छोटे और पिछड़े क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज लगे। फिर अगर हम समझे कि इस पूरे सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्या थी, अब टाइम के साथ ना ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। कई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ना लाइसेंस लेना जरूरी था और गवर्नमेंट का अप्रूवल आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था यहाँ पे। इससे प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था और सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बढ़ती जा रही थी। इसी सिस्टम को आगे चलकर इन्होंने लाइसेंस राज का नाम कहा, यानी कि लाइसेंस राज सिस्टम है गवर्नमेंट का, बिना लाइसेंस के काम ही नहीं करने दे रहे हैं। फिर आती है 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार ने क्या करा कि 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई। इसमें लिबरलाइजेशन यानी कि जिसे हम उदारीकरण कहते हैं, इस पे जोर दिया गया। इसके तहत जो अधिकांश इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी, इसको काफ़ी हद तक सरकार ने घटा दिया था, मतलब मिटा ही दिया था एक तरफ से आप समझो। जैसे कि पहले सरकार से लाइसेंस लो,
फिर इंडस्ट्रीज़ को शुरू करो। लेकिन 1991 के बाद अधिकांश इंडस्ट्रीज जो थी उसमें गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कम कर दी थी और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम मिल गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था इसके बारे में, इस पॉलिसी के बारे में यहाँ पे समझ में आया होगा। यही हमसे पूछा था कि 1991 से पहले किस नीति ने उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित करके रखा हुआ था। ये थी हमारी ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये विदेश व्यापार नीति को समझें तो 1991 से पहले ना भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो काफ़ी इनवर्ट थी। इनवर्ट बोले तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके इनके बारे में भी समझ लेते हैं जो बाकी ऑप्शंस हैं। 1991 से पहले भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी काफ़ी अंतर्मुखी थी, इनवर्ड ओरिएंटेड। मतलब कि इंडिया अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ना फॉरेन कंपटीशन से बचाने की पूरी कोशिश करता था। यहाँ की जो अपने इंडिया की कंपनीज़ हैं ये बाहर की कंपनीज़ के साथ इनको कॉम्पीट ना करना पड़े, इसलिए क्या करता था कि बाहर से आने वाले इंपोर्ट पे, आयात पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता था, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज करता था, अपनी कंपनियों को इंडिया की कोटा देता था, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगता था। यानी सरकार चाहती थी ना उस समय भारत की कि जो यहाँ की इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये शैशव उद्योग यानी कि नए नए उद्योग जो उभर के आ रहे हैं, ये फॉरेन कंपनीज़ के कंपटीशन से एकदम से ख़त्म ना हो जाए उनके साथ कॉम्पीट करने के चक्कर में। तो ये आपका विदेशी व्यापार नीति थी। दूसरा अगर देखें कृषि सब्सिडी नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने ना किसानों को कई तरह की फाइनेंशियल हेल्प देती रहती है, जैसे जो फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक, बिजली, सिंचाई। अब इन पर गवर्नमेंट सपोर्ट देने का उद्देश्य था कि किसानों की खेती की लागत कम हो और फूड सिक्योरिटी भी बनी रहे। साथ ही गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ना एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी व्यवस्था भी रखी थी। ये एमएसपी का मतलब होता है कि अगर किसान की फसल का मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए, फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि किसी किसान की फसल का मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो सरकार द्वारा तय किया गया जो ये एमएसपी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसानों को एक सुरक्षा देता है कि इतना पैसा तो इनको मिलेगा ही मिलेगा उनके अनाज का। अगर हम पीडीएस सिस्टम समझें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके थ्रू ना गवर्नमेंट गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडाइज बोलते थे, यानी कम कीमत पर जरूरी फूड आइटम्स उपलब्ध कराती थी रियायती दरों पर। जैसे कि गेहूं, चावल, जो केरोसिन होता है, ये सामान राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को बांटा जाता है। उचित मूल्य की दुकानें भी कह सकते हैं हम उन्हें। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि अगर मार्केट में गेहूं बहुत ही महंगा बिक रहा है तो जो एलिजिबल गरीब परिवार होंगे उनको गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू ना कम कीमत पर गेहूं मिल सकता है। ये आपने अपने आसपास देखा भी होगा, आज के समय में भी पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा अफगानिस्तान को भेजी जाने वाली पहली वस्तु कौन सी थी, बताइए। ये चाबहार बंदरगाह जो है ये ईरान में पड़ता है, तो इसके थ्रू अफगानिस्तान को सामान भेजा था। तो वो कौन सी पहली चीज़ थी, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। चाबहार बंदरगाह से बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम। ये बेसिकली जो इंडिया ने भेजा था, ये भेजा था गेहूँ। यहाँ पे ये काम इंडिया ने किया था 2017 के अक्टूबर के मंथ में। इंडिया ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते से अफगानिस्तान को गेहूं की अपनी पहली शिपमेंट भेजी थी। यानी कि भारत से गेहूं पहले ईरान के चाबहार पोर्ट तक गया था, फिर वहां से रोड के थ्रू अफगानिस्तान तक पहुंचाया गया था। लगभग 1.1 मिलियन टन का गेहूं यानी कि 11 लाख टन जो गेहूं है ये पहुंचाया गया था। छोटे मोटे डाटा इंपॉर्टेंट है। ये गेहूं ना भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों को सहायता के रूप में दिया था, एड के रूप में। मतलब ये सिर्फ सामान्य व्यापार नहीं कर रहा था उस समय इंडिया अफगानिस्तान के साथ, बल्कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए दिया हुआ था। अगर हम इंडिया से अफगानिस्तान का रूट समझें तो अगर हम रोड के थ्रू जाएंगे इंडिया से अफगानिस्तान तो रास्ते में क्या है कि पाकिस्तान पड़ता है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ेगा, फिर जाके अफगानिस्तान में पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान से सामान भेजने में हमें पता ही है कि कितनी परेशानियां हैं, हम पाकिस्तान से साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो इसीलिए इंडिया ने ना ये अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल किया। मतलब कि पहले समुद्र के थ्रू चाबहार पोर्ट जो ईरान में है यहाँ पे सामान भेजा गेहूं, उसके बाद रोड के थ्रू अफगानिस्तान को भेजा। यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान तक सामान पहुंचाने का रास्ता बना लिया है। अगर हम ये चाबहार पोर्ट की मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा समझें, ये ना ईरान के दक्षिणी तट पर है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ती है। ये ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप सी पोर्ट है और इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये जो ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान, इसके पास है। अब ये इंडिया का चाबहार पोर्ट में इतना इंटरेस्ट पता है क्यों है,
क्योंकि ये सिर्फ चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए एक पोर्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रेड और कनेक्टिविटी का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। इसके जरिए इंडिया अफगानिस्तान तक आसानी से पहुंच सकता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। पाकिस्तान पर जो ट्रांसपोर्ट रूट के लिए डिपेंड रहना पड़ता है इन कंट्रीज में जाने के लिए, वो ख़त्म हो जाता है। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, इनके बीच में व्यापार बड़ा ईजिली बढ़ सकता है। इस पूरी कनेक्टिविटी के पीछे ना इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच का एक एग्रीमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मई 2016 में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान तीनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट का मेन उद्देश्य था कि जो ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कनेक्टिविटी है इसको बेहतर बनाया जाए, यानी कि परिवहन और पारगमन गलियारा जो है इसको बेहतर बनाया जाए। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो तीनों देशों ने मिलकर ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश करी जिससे सामान और व्यापार आसानी से एक देश से दूसरे देश के साथ कर सकें ये लोग। रूट इसका बहुत ही सिंपल है, ये देखो सिंपल सी बात। सबसे पहले इंडिया से गेहूं की शिपमेंट जो है वो चाबहार पोर्ट तक जाएगी, फिर चाबहार पोर्ट जो ईरान में पड़ता है वहाँ से रोड के थ्रू ये अफगानिस्तान में जाएगी। अच्छा, चाबहार का जो ये शहीद बेहेश्ती टर्मिनल है यहाँ पे गेहूं की शिपमेंट पहुँचाई जाएगी। फिर जो रोड है जहाँ से अफगानिस्तान के लिए जाएगी उस रोड का नाम है जरंज दिलारम राजमार्ग, यानी कि जो जरंज दिलारम हाईवे है इसके जरिए अफगानिस्तान तक आगे ये शिपमेंट को पहुँचाया जाएगा, जिस वजह से पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करके गेहूं अच्छे से अफगानिस्तान पहुँच गया। अच्छा, ये जो जरंज दिलारम राजमार्ग यानी कि जरंज दिलारम हाईवे है ना, इसके डेवलपमेंट में भी इंडिया ने अफगानिस्तान की हेल्प करी थी। ये रोड अफगानिस्तान में ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। इस हाईवे की मदद से ना चाबहार रूट से आने वाले सामान अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर हम एक बार देखें हमारा कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह तो नहीं गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए INSTC, इसको भी समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसका पूरा नाम है बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। इसका उद्देश्य है कि अलग अलग देशों के बीच गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को आसान और तेज बनाना। इसमें समुद्र का भी इस्तेमाल हो रहा है, रोड का भी इस्तेमाल हो रहा है और रेल, इन तीनों रूट्स का इस्तेमाल करके आपस में कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिसके जरिए ये उत्तर दक्षिण वाले जितने भी देश हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। इसको अगर सिंपल सी भाषा में समझो ना, तो अगर किसी सामान को इंडिया से सेंट्रल एशिया या यूरोप की तरफ भेजना है तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड को जोड़कर एक बेहतर रूट बनाया गया है। इसी को INSTC कहते हैं। और जो चाबहार बंदरगाह है हमारा, वो भी इसी कनेक्टिविटी का एक छोटा सा पार्ट है। तो हमारा INSTC भी यहाँ पे चलिए कवर हो गया। बाकी हम अपने क्वेश्चन पर अगर वापस जाएं, हमसे यहाँ पे पूछा था कि 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा अफगानिस्तान क्या भेजा गया था? वो गेहूं भेजा गया था अक्टूबर 2017 में। चलिए अब आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अच्छा चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इनका रिवीजन करते रहिएगा, कुछ समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। हम अब अपने नए लेक्चर पे मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके इस ईयर में आए थे 2026 में। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।